हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक ऑफिशियल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार पुनः आप सबका उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो श्रृंखला चल रही है उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि हम लोग यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम जो कि 14 मई को प्रस्तावित है, उसी की तैयारी को और धार देने के लिए पीसीएस के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2017 तक का पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। आज उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2016 का पेपर। तो यानी लगभग आपको 7 पेपर सॉल्व करा दिए गए, 22 का पेपर, 21 का पेपर, 20 का पेपर, 19 का, 18 का और 17 का, ये 6 पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। और आज हम लोग चल रहे हैं 2016 का पेपर सॉल्व करने, यानी 7वां पेपर। तो अगर आप 15 पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लिए, यकीन मानिए आप बाकी स्टूडेंट से 15 से 20 सवाल एक्सेस में रहने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये परीक्षा कब हुई थी? उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2016 को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीएस का परीक्षा तिथि है 20/3/2016, ठीक है, यानी 20 मार्च 2016 को हुआ था। आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बताइए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो कब्र कौन सी है? दिया है ऑप्शन में सरायनाहर से, ठीक है, दमदमा से, महदहा से या लग्नास से। तो बताइए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? तो ये आपका कहां से निकला है? दमदमा से निकला है, ठीक है। दमदमा कहां पे है? प्रतापगढ़ में है, ठीक है। प्रतापगढ़ में ये आपका स्थल है। यहां से आपके 3 मानव कंकाल निकले हैं एक ही कब्र से, याद रहेगा ये। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं, ठीक है। दमदमा जो है ये मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल है। कहां का स्थल है? ये मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल है, ठीक। चीजें क्लियर हैं? सरायनाहर दमदमा हो गया आपका, या मैदहा हो गया। मैदहा भी कहां पे है? ये भी आपका प्रतापगढ़ में है, ठीक है। याद रखिए, कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है। तो अगर कभी सवाल पूछेगा, फिर से दोबारा रिपीट होगा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं, तो आप सब क्या बताएंगे? दमदमा से निकले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन एक दिया आपका मोरहना पहाड़, घगरिया पहाड़, बगही खोर या फिर लेखैया से। तो याद रखिएगा, लेखैया से आपके सर्वाधिक मिले हैं विंध्य क्षेत्र में। लेखैया कहां पे स्थित है अगर आपसे पूछे, तो लेखैया आपका मिर्जापुर में स्थित है, ठीक है। लेखैया आपका कहां पे स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है, विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर में, ठीक है। तो मिर्जापुर जिले में आपका लेखैया है। यहां से आपके सर्वाधिक कितने कंकाल मिले हैं? तो यहां से आपके 17 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। 17 मानव कंकाल आपके कहां से मिले हैं? याद रखिएगा, यही लेखैया से मिले हैं, जो कि आपका मिर्जापुर में स्थित है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हैं? तो यहां से 17 मानव कंकाल आपके मिले हैं। मुरहना पहाड़ था, घघरिया था, बगहरी खोर था, लेखैया। लेखैया मिर्जापुर में है, जहां से 17 मानव कंकाल मिले हैं। आगे देखिए, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? दिया है डीके चक्रवर्ती, डीपी अग्रवाल, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। तो डब्ल्यू ए फेयर सर्विस जो है वो द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं। आगे बढ़िए, दिया है विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दिया है गोपाल था, देवपाल था, धर्मपाल था या फिर महिपाल था। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? आप सबको पता है, धर्मपाल था, ठीक है। तो विक्रमशिला का आपका धर्मपाल था। धर्मपाल जो है वो किस मत का था? तो ये आपका बौद्ध मतानुयायी था, ठीक है। ये बौद्ध मत को मानने वाला था, ये भी याद रखिएगा। धर्मपाल जो था वो बौद्ध मत को मानने वाला था। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन हो गया? धर्मपाल हो गया। चीजें क्लियर हैं? याद रहेंगी आपको, ठीक है। चलिए आगे, दिया है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। बताइए, कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा कहां पे की गई है? तो आप सबको पता है कि 13वें शिलालेख से हमें किसके बारे में पता चलता है? कलिंग युद्ध के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? 13वें शिलालेख से मिलती है, यह भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्व्या
प्रथम वीर की उपाधि किसको दी जाती है? बताइए, पृथ्वी का प्रथम वीर की उपाधि किसको दी जाती है? समुद्रगुप्त को, राजेंद्र प्रथम को, अमोघवर्ष को, या गौतमी पुत्र सातकर्णी को दिया जाता? 6 नंबर सवाल आपका सामने है। तो देखिए, मेनली आपका अगर पूछे तो प्रयाग प्रशस्ति में जिसको पृथ्वी प्रथम वीर कहा गया है उसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। कहां पे कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की रचना है। ये आपकी हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त को पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि दी गई है। कहीं कहीं आपकी गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग समुद्रगुप्त को ही मानते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके बारे में कहां पे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि हरिसेन के द्वारा रचित है। वहां पे कई बार समुद्रगुप्त के लिए पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि का वर्णन किया गया है या यूज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बताइए, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए आपके पास था शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप या फिर हेमू। तो पृथ्वीराज के लिए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसके लिए? पृथ्वीराज के लिए। ये चौहान वंश के शासक थे, और ये किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के शासक थे। ठीक है, चौहान वंश के शासक थे और 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, 1173 ईस्वी में आपकी गद्दी पे बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के शासक थे, इसको याद रखिएगा। इनको भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? बताइए, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये इनका गुलाम था। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। चीजें समझ में आ रही हैं? तो इस वजह से, क्योंकि इसका गुलाम था ये और इसका गुलाम है ये, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। चीजें याद रहेंगी? तो इल्तुतमिश के लिए आपके गुलामों का गुलाम शब्द का यूज किया जाता है। ये 1210 से 1236 तक इसने शासन किया था। ठीक है, 1210 से 1236 तक इसने शासन किया था। और सल्तनत की राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी? तो दिल्ली को राजधानी के रूप में इसी ने पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा शुद्ध अरबी के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी के सिक्के भी जारी किए थे। इस बात का ध्यान भी आप लोग रखिएगा। ठीक है, शुद्ध अरबी के सिक्के। ठीक है, तो शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए थे? शुद्ध अरबी के सिक्के आपके इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर हो गया? तो देखिए, दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे प्रथम किसने जारी किए? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, जिसने सल्तनत की नींव डाली थी। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश के लिए गुलामों का गुलाम यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? बताइए, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी जिसमें इब्राहिम लोदी को परास्त किया था बाबर ने? ठीक है, तो ये आपकी हुई थी 1526 में। ठीक है, कब हुई थी? 1526 में पानीपत की लड़ाई आपकी हुई थी। आगे बढ़िए। देखिए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? बताइए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय के द्वारा नागलापुर नगर की स्थापना की गई। किसकी याद में? अपनी मां की याद में। ठीक है, अपनी मां की याद में उन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। चीजें समझ में आ गई? तो कृष्णदेव राय को ही बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे वीर सम्राट कहा है। ठीक है, किसको कहा है? कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शाली शासक किसने बताया है? बाबर ने। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में इनको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उसने बताया है। कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक आपका शासन किया था। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो आप सबको पता है कि जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। ठीक है, चीजें क्लियर रहेंगी।
आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो वो शासक आपका कौन था? अकबर था, जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। ठीक है, आगे बढ़िए, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहां पे स्थित था? तो वो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वो आपका लखनऊ में स्थित है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, आधुनिक इतिहास से संबंधित सवाल जो पूछे गए, सर टॉमस रो मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? बताइए, टॉमस रो मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सवाल आपसे यही पूछ रहा है। तो ये आपके जो गवर्नर थे 1820 से लेके 27 तक आपके टॉमस मुनरो थे। इन्होंने ही आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। ठीक है, रैयतवाड़ी किसके द्वारा शुरू किया गया था? इन्हीं लोगों के द्वारा आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। इनके अलावा इनके साथ एक और थे, कैप्टन रीड भी थे। ठीक है, रैयतवाड़ी किन्होंने शुरू किया था? कैप्टन रीड ने शुरू किया था और टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। चीजें समझ में आ गई? तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा ही आपका रैयतवाड़ी स्टार्ट किया गया था। किस एरिया में किया गया था? और पूछ लेता कभी कभी रैयतवाड़ी ने भारत का कितना भूभाग क्षेत्रफल कवर किया था? तो 51% भूभाग क्षेत्रों पर आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। कितने परसेंट पे? 51% पे। चीजें क्लियर हो गई? किस एरिया में ये ज्यादातर था? तो ये आपका तमिलनाडु में था। ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया में था, मद्रास में था। आप सबको पता होगा मद्रास भारत का प्रथम नगर निगम है। ठीक है, मद्रास में, तमिलनाडु में, तो इन सारे एरिया में आपका लागू किया गया था। मुंबई के कुछ हिस्सों में, ठीक है, मुंबई में, बंगाल में, असम में, ये सारे एरिया में आपकी रैयतवाड़ी जारी की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक के रूप में सर टॉमस मुनरो और इनको कैप्टन रीड को आपका जाना जाता है। इस बात का याद आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कुछ युद्धों के बारे में और उनकी संधियों के बारे में पूछ रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध आप सबको पता है कि एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। ठीक है, इसके अलावा प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, जिसमें आपके हैदर अली ने ब्रिटिश को हराया था। चीजें समझ में आ रही हैं? इसके अलावा द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या था? अनिर्णायक था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। तो देखिए, ए का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ए का 4 और डी का 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ गई? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये आपका पता है कि 1746 से लेके हुआ था 1754 तक। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से 1748 तक हुआ था। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका 1748 से चालू हुआ था 1754 तक। ठीक है, 1749 से 48 में ये खत्म हुआ, 49 से ये हो गया 54 तक। इसके बाद आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध जो चलता है ये आपका चलता है 1768 से 1773 तक। ठीक है, 1768 से चालू होता है 1763 तक। सॉरी, ये 1758 से 1763 तक चलता है। चीजें समझ में आ गई? और प्रथम मैसूर युद्ध को तो जानते ही आप लोग, 67 से 69 के बीच में आपका ये चला था। ठीक है, 1767 से 69 के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। कब हुआ था? 1848 में सतारा का विलय किया गया था इस नीति के द्वारा। तो सर्वप्रथम इसका शिकार आपका कौन हो गया था? सतारा हो गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, झांसी कब हुआ था? तो झांसी को 1853 में किया गया था। ठीक है, झांसी को उन्होंने अपना शिकार कब बनाया? 1853 में बनाया था। और इसके अलावा आपका जो और दिया है एक संबलपुर को, तो संबलपुर को 1849 में विलय नीति के तहत मिलाया गया था। आगे बढ़िए, देखिए, पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता? बताइए, डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए दिया है सती प्रथा, बी दिया है बाल शिशु हत्या, सी दिया है स्त्री शिक्षा और डी दिया आपका विधवा पुनर्विवाह। तो जानते हैं आप कि इनका जो प्रयोग था वो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों में था। तो इसका उत्तर सी और डी दोनों होगा। आयोग ने भी बाद में इसका उत्तर सी और डी दोनों ही माना था। ठीक है, इन्होंने 1716 में
पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1716 में, सॉरी 1916 में पुणे में इन्होंने क्या बनाया था, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो कभी आपसे पूछे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो 1916 में पुणे में किया गया था। किसके द्वारा, डीके कार्बे के द्वारा आपका इसकी स्थापना किया गया था। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन तुर्की सत्ता का जो हस्तांतरण हो रहा था उसके विरुद्ध आपका खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1919 में ये आपकी शुरू हुआ था 1919 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो 1919 के खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे थे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, दिल्ली में ये हुआ था। महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कहां पे, दिल्ली में। ठीक है, याद रहेगी ये बात, तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो दिल्ली में जो आपका तुर्की साम्राज्य है उसी के विभाजन के विरुद्ध आपका खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और इस आंदोलन की जो पहली शुरुआत हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। और उस आंदोलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी किए थे। दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था 1919 में। चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़िए, ये पूछ सकते हैं, याद रखिएगा इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। ये जो आपका आंदोलन शुरू हुआ था, अध्यक्षता दिल्ली में जो 1919 में इसका पहला आंदोलन हुआ, अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, देवबंद आंदोलन यूपी में यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था, बताइए। देवबंद आंदोलन आपका कब शुरू किया गया था, सवाल आपके सामने है। तो देवबंद आंदोलन आपका 1866 में शुरू किया गया था। ठीक है, देवबंद आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1866 में। ठीक है, तो 1866 में ही आपकी यहाँ पे एक मदरसे की स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था, तो 1923 ईस्वी में इनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कहां पे बनाया गया था, 1923 में ये इलाहाबाद में बनाया गया था। ठीक है, इलाहाबाद में। तो गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन आपका वापस लिया जाता है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, तो जो शून्य की स्थिति उस समय पैदा हुई थी उसको देखते हुए मोतीलाल नेहरू और ये आपके सीआर दास के द्वारा 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है। और इसका सपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी किया जाता है। तो ये भी सवाल एक बार पिछले साल ही यानी 2017 में, ये 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 17 वाले पेपर में यही सवाल उठा लिया था कि स्वराज पार्टी के समर्थन में कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना स्वराज पार्टी के समर्थन में थे। चीजें याद रहेंगी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। आप सब पता है कि रॉलेट एक्ट आया था, उसका विरोध हो रहा था। और इसके बाद आपका जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था, अभी हाल ही में 13 अप्रैल बीता है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी किसके विरोध में ये आंदोलन हो रहा था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोगों की जैसे किचलू की और इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो उसी के विरोध में एक आंदोलन हो रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड वहीं पे हुआ था। अमृतसर में यह आंदोलन आपका हो रहा था। ठीक है, तो इसी के बाद ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी। आगे बढ़िए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, तो इनके द्वारा आपकी लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन आपका शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, भूगोल के सवाल चालू हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो आप सबको पता है कि गोंडवाना चट्टान प्रणाली को भारत में सबसे नवीनतम माना जाता है। किसको, गोंडवाना प्रणाली को। आगे बढ़िए, दिया है मिलाने के लिए पर्वतीय दर्रों को दिया है एक सूची में और दूसरे में राज्यों को दिया है। देखिए, सिपकिला आप सबको जानते हैं हिमाचल में होगा। ठीक है, इसके अलावा माना आपका कहां पे है, उत्तराखंड में है। जोजिला कहां पे, जम्मू कश्मीर में है। और नाथुला कहां पे, सिक्किम में है। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 दिख रहा है, बी का 1 दिख रहा है, सी का 2 दिख रहा है और डी का क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। माना पर्वतीय दर्रा कहां पे, उत्तराखंड में। नाथुला कहां पे, सिक्किम में। जोजिला कहां पे, जम्मू कश्मीर में। और सिपकिला आपका कहां पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जोजिला दर्रा से होकर आप लेह जा सकते हैं। ठीक है, किस दर्रे से होकर जाते हैं, जोजिला दर्रे से होकर आपको लेह जाना पड़ेगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी।
ये जो जोजिला दर्रा है ये आपका किस श्रेणी में स्थित है, तो ये आपका जासकर श्रेणी में स्थित है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, तो ये आपका जासकर श्रेणी में स्थित है, और इसी से होकर हम लोग लेह जाते हैं, श्रीनगर से लेह जाते हैं। ठीक है, इस दर्रे से कहां जाते हैं, श्रीनगर से लेह की तरफ जाया जाता है। ठीक है, तो इस दर्रे के द्वारा श्रीनगर से लेह को जाते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए, और जम्मू से अगर आपको जाना हो, ठीक है, बनिहाल दर्रा जो है इससे जम्मू से श्रीनगर जाते हैं। ठीक है, इससे कहां से कहां जाते हैं, जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो किससे जाएंगे, अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से आप जाएंगे। बनिहाल दर्रा कहां पे है, बनिहाल दर्रा आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल में आपका स्थित है। ठीक, आगे बढ़िए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका अनाईमुडी है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, अनाईमुडी के बारे में बताएंगे, बिना सोचे समझे। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ये आपका कहां पे स्थित है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे ये आपका स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे ये आपका स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में ये आपका स्थित है। कौन सी चोटी है, अन्नामुदाई चोटी है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो आपका दोदा बेटा है, ये आपका कहां पे है, नीलगिरी यानी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये दूसरी सबसे चोटी ऊंची है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे है, तिलैया बांध दिया है कुनार पे, आप सबको पता है कि ये बराकर नदी पे है। ठीक है, बराकर नदी पे तिलैया बांध कहां पे है, झारखंड में है। ठीक है, ये आपका तिलैया बांध जो तिलैया डैम कहां पे है, झारखंड में है, बराकर नदी पे स्थित है, याद रखिएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, बाकी सब सुमेलित हैं। आगे बढ़िए, मानसून मिट्टी के बारे में आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फो दिया आल्स पर्वत, बोरा आपका दिया पोलैंड, मिस्ट्रल दिया राइन घाटी में, खमसिन दिया मिस्र में, सब सही है। बोरा जो है वो पोलैंड में नहीं चलती बल्कि इटली वगैरह में चलती है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, 28 नंबर का जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बोरा आपका इटली वगैरह में चलती है, जो मैंने बताया, पोलैंड में नहीं, ये इटली में बहती है। आगे बढ़िए, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, बताइए। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसके द्वारा सबसे कम वर्षा आपका चेन्नई में होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, चेन्नई में, केवल 40 सेंटीमीटर वर्षा इससे प्राप्त होती है। ठीक, आगे बढ़िए, खनिजों के बारे में पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो वर्तमान में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश 2019 के अनुसार कौन है, चाइना है। वर्तमान में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश आपका चाइना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, बताइए। रॉटरडम जो है वो राइन नदी किनारे है, नीदरलैंड में, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इसके अलावा इगारका का दिया है चाइना, ये गलत है, मांटेवीडियो उरुग्वे में है, जकार्ता आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, इगारका आपका कहां पे, बताइए, इगारका आपका कहां पे, ये बताइए। तो इगारका आपका चाइना में ना होके कहां पे है, रूस में है। ठीक है, रूस में है, इस बात का याद आप लोग रखिएगा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन सम्मिलित किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है, फिर से ये रिपीट हो सकता है। सवाल कह रहा भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन सम्मिलित है, तो आगरा, दिल्ली और जयपुर आपका सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली और जयपुर आपका है। चीजें आगे देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती, बताइए। तो ये आप सबको पता है कि दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश आपका झुका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, तो बिग बैंग सिद्धांत आप सबको पता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़िए, घास के मैदान है और मिलाना है, स्टेपी आपका कहां पे है, यूरोप में है। ठीक है, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, इसके अलावा लानूज आपका दक्षिण अमेरिका में है और पेरिरीज आपका कहां हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, तो लानूज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, स्टेपी आपका यूरोप में पाया जाता है, पेरिरीज आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और वेल्ड आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का देखिए 2 हो गया, सी का आपका क्या हो गया 2। देखिए फिर से मिला लेते हैं, लानोज ए का आपका 4 हो गया, बेल्ट आपका अफ्रीका में पाया जाता है, डी का आपका 2 हो गया। ठीक है, डी का आपका 2 हो गया, बी का कह रहा 1 हो गया, स्टेपी आपका उत्तरी अमेरिका में नहीं पाया जाता भैया,
4312 ये सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला। आगे देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया कर्नाटक तट, बी दिया है आपका मालाबार तट, या कोंकण तट, या कोरोमंडल तट। 36 नंबर सवाल आपके सामने है, बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग कोंकण के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोंकण के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोंकण किस एरिया को कहते हैं, बताइए। कोंकण आपका जो है ये गुजरात से गोवा का जो तट है, गुजरात से गोवा का तट, ठीक है, तो गुजरात से गोवा वाले तट को क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। इसके अलावा मालाबार किसको कहते हैं, मंगलोर से कन्याकुमारी तक को मालाबार कहते हैं, ठीक है। मंगलोर से आपका कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मंगलोर से कन्याकुमारी वाले क्षेत्र को हम लोग मालाबार कहते हैं। और कोरोमंडल तट के नाम से किसको जानते हैं, बताइएगा। कन्ना तट किसको कहते हैं, गोवा से मंगलोर को कन्ना तट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 37 नंबर सवाल आपके सामने आ गया। नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, बताइए। सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर है, तो पहले पे आपका सुपीरियर हो जाएगा, दूसरे पे आपका विक्टोरिया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पे सुपीरियर यानी 4 के बाद 3 आपको कहां पे दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा। इसके बाद आपका हो जाएगा बैकाल 3 पे, और 4 पे हो जाएगा ग्रेट वियर। चीजें क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। बेली हॉर्जेंटो कहां पे है, ब्राजील में है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि बेली हॉर्जेंटो कहां पे है, ब्राजील में है। लोरेन कहां पे है, फ्रांस में है, ठीक है। किनकी कहां पे है, जापान में है। और कैंटन कहां पे, चाइना में है। देखिए सी का 4 और डी का 3 कहां दिख रहा, सी का 4 और डी का 3, ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। तो किनकी औद्योगिक क्षेत्र आपका जापान में हो जाएगा। कैंटन कहां पे है, चाइना में है। लोरेन आपका फ्रांस में है और बेली हॉर्जेंटो आपका ब्राजील में है। याद रखिएगा ये औद्योगिक क्षेत्र है और किन देशों में स्थित है ये आपका दिया था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मिलाने के बाद। आगे बढ़िए, केंद्र दिया है और खनिज दिया है, बताइए किस केंद्र पे कौन से खनिज आपके पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। कोयला आपका कहां पे हो जाएगा, बताइए। कोयला कहां पे होगा, चित्रदुर्ग में क्या हो जाएगा, बॉक्साइट कहां पे हो जाएगा। डल्ली रजहारा में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। बी का 1 कहां दिख रहा है, तो बी का 1 यहां पे दिख रहा है। ए का हो जाएगा 2 मकूम में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। सी का हो जाएगा 4 कोरापुट में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। और डी का हो जाएगा 3 चित्रदुर्ग में आपका मैग्नीज पाया जाता है। तो ये केंद्र का नाम दिया था, कहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है। मकुम में आपका कोयला पाया जाता है, डल्ली रजहारा में आपके लौह अयस्क पाए जाते हैं, कोरापुट में आपका बॉक्साइट पाया जाता है और चित्रदुर्ग में आपका मैग्नीज पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। तातीपाका तेल शोधनशाला कहां पे अवस्थित है, तो तातीपाका तेल शोधनशाला आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये ओएनजीसी का तेल शोधनशाला है, ये आपका कहां पे स्थित है, तो तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़िए, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, फटाफट बताइए। तो नीलांग घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नीलांग घाटी कहां पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। आगे बढ़िए, दिया है जनजातियों के बारे में और किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो खिरगिज आपको सब पता है कि मध्य एशिया में पाया जाता है, बुशमैन आपका कालाहारी में पाया जाता है, बद्दू आपका अरब में पाया जाता है और एनू आपका जापान में पाया जाता है। तो देखिए खिरगिज जनजाति कहां पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति आपकी कहां पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल की तरफ पाई जाती है। एनू जनजाति जापान में और बद्दू आपका अरब में। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। ए का 3 और बी का 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। याद करिए खिरगिज कहां पाया जाता है, मध्य एशिया में। बुशमैन कहां पाया जाता है, कालाहारी में। एनू कहां पाई जाती है, जापान में। और बद्दू कहां पाई जाती है, अरब में। आगे बढ़िए, जनसंख्या। हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, तो सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। इसके अलावा ईसाई समुदाय में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, ठीक है। ईसाइयों में क्या है, सबसे ज्यादा है और सिखों में जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। इस बात को याद आप लोग रखिएगा, ठीक है। ईसाई में सर्वाधिक कितना है, इनकी जनसंख्या लिंगानुपात आपकी 1023 है। 1000 मतलब 1000 पुरुषों पर 1023 महिलाएं हैं आपका किसमें, ईसाई में, ठीक है। और सिखों की बात करें तो सिख समुदाय में केवल 903 है, ठीक है।
903 इनका लिंगानुपात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चीजें क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। यहां की जनसंख्या घनत्व 1106 है। ठीक है, यूपी के बारे में जान लीजिए, पूछ सकता है कि यूपी का कितना है, तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। ठीक है, यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है, बिहार का 1106 है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि कौन सा जनसंख्या सुमेलित नहीं है। तो देखिए 1771 से 1781 के बीच में जो दशकीय वृद्धि थी वो 24.66% थी। 81 से 91 में 23.68% थी। 91 से 2001 में 21.54 थी। लेकिन 2001 से 11 के बीच में आपका वो 19 कुछ ना होके बल्कि 17 समथिंग था। ठीक है, 45 नंबर सवाल 17.7% थी, याद रखिएगा। तो ये आपका 17.5 था, ना कि 19.5, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 10 की वृद्धि के बारे में सवाल अक्सर आता है। 1971 से 81 के बीच में 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 24.66%। 81 से 91 के वाले दशक में 23.87%। 91 से 2001 के बीच में 21.54% और 1 से 11 के बीच में 17.75% 10 की वृद्धि थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? तो वर्ष 2020 में भारतीयों की जो औसत उम्र होनी है वो कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष थी। ठीक है, 2020 में भारतीयों की औसत उम्र आपकी 29 वर्ष, इसीलिए भारत को सबसे युवा देश की श्रेणी में रखा जाता है। हम लोग पहुंच गए भारतीय संविधान वाले पोर्शन पे। सूची 1 आपका दिया ये और सूची 2 मिलाना है। देखिए, संवैधानिक संशोधन को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। वित्त आयोग का उल्लेख कहां है? तो आर्टिकल 280 में है। वित्तीय आपात के बारे में 360 में बताया गया और अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहा बताया गया? 312 में। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है। किसमें दिया है? गोलकनाथवाद में 1967 में, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में हुआ था, इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को क्या किया है? स्पष्ट किया है। और यह भी याद रखिएगा, इसी में ही आपकी सबसे बड़ी संविधान की पीठ बैठी थी। ठीक है, सबसे बड़ी संविधान की पीठ किसमें बैठी थी? अगर आपसे सवाल पूछेगा तो केशवानंद भारती के मामले में ही बैठी थी। संभवतः इसमें 13 जज बैठे थे। ठीक है, 13 जज इस पैनल में बैठे थे। आगे बढ़िए, अगला सवाल दिया है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। और अगर वैसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे? संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ओवरऑल पूछे। लेकिन अगर व्यक्तिगत नाम देके पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। क्यों कहा है? नीचे दिया है कारण कि अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो इसलिए इसका ए भी सही है और आर भी सही है और दोनों का सही व्याख्या भी आपका करता है। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? बताइए, नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन आपका कौन कर सकता है? 50 नंबर सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा हो सकता है? तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन हो सकता है वो किसके द्वारा हो सकता है? पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो आप सबको पता है कि भारत के विदेश नीति से अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में कहां कहा गया है? आर्टिकल 51 को। तो आर्टिकल 51 में ही आपका भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा की गई है। 36 से लेके 51 तक में, यानी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में हम क्या पढ़ते हैं? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी कहां पे है?
भाग 4 में दिया गया है, ठीक है, भाग 4 में दिया गया। डीपीएसपी को हमने कहां से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़िए। दिया है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो अगर राज्यसभा उसको 14 दिन तक वापस नहीं भेजता है तो इसके बाद उसको मान लिया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा को प्राप्त है। 109 के अंतर्गत, आर्टिकल 109 के अंतर्गत जो धन विधेयक है वो केवल और केवल कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा को धन विधेयक के बारे में अनन्य अधिकार आपका प्राप्त है, याद रखिएगा इसको, ठीक। आगे देखिए, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अधिक समय तक परिमित रहता है। तो आर्टिकल 249 में क्या कहा गया, आर्टिकल 249 के अंतर्गत जो संसद है वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। आपका कहां कहा गया, आर्टिकल 249 में, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई समय आता है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो संसद जो है वो राज्य सूची के भी किसी विषय पे आर्टिकल 249 के अंतर्गत कानून बना सकता है। लेकिन पूछ रहा कि ये कितने समय के लिए प्रवृत्त रहेगा, तो ये 1 साल से ज्यादा समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। 1 साल के अंदर इसको दोबारा वहां की विधानसभा से आपको पास करवाना पड़ेगा। तो 53 का क्या सही हो जाएगा, डी, 1 वर्ष से ज्यादा तक ये लागू नहीं रहेगा। आगे बढ़िए, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो बताइए, सरकारिया आयोग कब बनाया गया था, 1983 में आपका सरकारिया आरएस सरकारिया आयोग बनाया गया था, ठीक है। 83 में आपका आरएस सरकारिया आयोग आपका बनाया गया था, ठीक है। इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, 2 सदस्य थे और एक क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो 1987 में दी थी। किससे संबंधित रिपोर्ट था, तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों के लिए आपकी सरकारी आयोग को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। राज्य वित्त आयोग क्या है, तो राज्य वित्त आयोग आपकी एक संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में चर्चा कहां पे की गई है, अगर आपसे सवाल पूछे तो आप सबको पता है, आर्टिकल राज्य वित्त आयोग के बारे में कहां पे है, आई फॉर क्या होता है, इनकम, आई फॉर क्या होता है, इनकम, कई बार याद कराया हूं इसको मैं। तो आर्टिकल 243 आई में इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। आई से याद कर लीजिए इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है, वित्त से होता है। तो राज्य वित्त आयोग कहां पे हो जाएगा, 243 आई में हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहां पे देखिए, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाती है, आर्टिकल 253 के अंतर्गत बनाती है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। बताइए, भारत में अगर एक नया राज्य सृजित करना है तो उसको किस के अंतर्गत उस विधेयक को पारित किया सकता है, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको अगर कोई नया राज्य बनाना है तो इसके लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नए राज्य का सृजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं, तो नए राज्य का जो सृजन किया जाता है वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आप नए राज्यों के सृजन को रखा गया है। इसके अलावा अगर किसी वर्तमान राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमा में कोई परिवर्तन करना हो, ठीक है, 2 राज्यों को एक राज्य बनाना हो या एक राज्य से अलग करके 2 अन्य राज्य बनाने हो, तो ये सारी प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो ये सारी प्रक्रिया आपकी आर्टिकल 3 के अंतर्गत होती है, ठीक है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत होती है। लेकिन अगर किसी नए राज्य का सृजन करना है तो उस नए राज्य का जो सृजन किया जाएगा वो आपका आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया जाएगा। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। दिया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते, बताइए इनमें से कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है, जिसके बारे में कहां बताया गया है, आर्टिकल 76 में आपके भारत महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये आपका आर्टिकल 148 में है और इसको उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से आपका मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये प्रसाद पर्यंत नहीं, केवल आपका भारत का महान्यायवादी है जो कि प्रसाद पर्यंत ही पद को ग्रहण करता है। 58 नंबर का सही जवाब आपके सामने आ चुका है, ठीक है।
चलिए, जबकि निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी आपका इसी के अनुसार हटाया जाता है। किसके अनुसार? जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी के अनुसार आपका कैग को और इसको हटाया जाता है। ठीक है, केवल भारत का महान्यायवादी है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति का संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो ये आपका भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, आर्टिकल 341 में इसके बारे में चर्चा की गई है। आगे बढ़िए, मिलाना संस्थान और सूची दिया गया है। तो देखिए, वित्त आयोग के बारे में 280 में बताया गया है। प्रशासनिक प्राधिकरण आपका 323A में है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में 315 में, और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहां बताया गया है? 148 में। कैग के बारे में 148 में बताया गया। वित्त आयोग 280 में। तो ए का हो गया 3, और इसके अलावा बी का हो गया 2, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 324 में आपका निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया। और मतदाता के बारे में, यानी मत देने के बारे में आपका जो है वो चर्चा कहां पे की गई है? तो उसकी चर्चा आपकी आर्टिकल 326 में किया गया है। ठीक है, तो मत देने के अधिकार की एकमात्र चर्चा कहां पे किया गया है? आर्टिकल 326 में किया गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो 4 ऑप्शन दिया है जहां पे ये आपका लागू नहीं होता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे आपका अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। किस चुनाव में? पंचायत के चुनाव में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि पंचायतों के बारे में अगर कोई निर्णय लेना है, पंचायतों की संरचना से संबंधित कोई निर्णय लेना है, तो ये अधिकार किसको दिया गया है पंचायत के बारे में? ठीक है, जो भी नियम आपको पंचायतों से संबंधित बनाना है, वो अधिकार किसको दिया गया? सवाल यही पूछ रहा है। देखिए, राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल। तो देखिए, राज्य की जो विधानमंडल है उसी को पंचायतों के बारे में उपबंध करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, राज्य के विधान मंडल को, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? तो विधानमंडल में आपका राज्यपाल शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा शामिल होती है। ठीक है, विधानसभा शामिल होती है, और इसके अलावा आपका विधान परिषद शामिल होता है। ठीक है, विधान परिषद भी आपका शामिल होता है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 9 में आपके पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो आप सबको पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किसके लिए? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप सबको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था, जिसको त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं या तीसरा तल कहते हैं, ठीक है, ये कब क्यों अपनाया गया था? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए इसको अपनाया गया था। ठीक है, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए आपका पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया था। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि BR मेहता को ही पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी कहा जाता है। 1957 में इनकी अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। कितने स्तरीय? तो इन्होंने आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत किया था। BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में 1957 में BR मेहता कमेटी आपकी बनाई गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो नगर पंचायत को भी जिला योजना के बारे में कहां बताया गया है? तो जिला योजना के बारे में 243 ZG में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ZJ में इसकी व्यवस्था किया गया है जिला की। ठीक है, ZD में, जिला और डिस्ट्रिक्ट ZD में इसके बारे में व्यवस्था किया गया है। तो नगर पंचायत भी शामिल है, ग्राम पंचायत भी शामिल है, और
क्षेत्र पंचायत भी शामिल है। तो 1, 2 और 3 सभी इसके सही जवाब है। आगे देखिए 68 नंबर सवाल आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 68 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या इनकी कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या इनकी कितनी हो सकती है, 211 हो सकती है। ठीक है, तो जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी 21 हो सकती है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFS का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बताइए। उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत तकनीक या साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। तो ये आपका जो दिया है 69 का साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये नहीं सही, बाकी चीजें आपकी सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपके से पूछे कब स्टार्ट किया गया था, तो इसको आपका 2008 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब स्टार्ट किया गया था, तो 2007-8 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2007 और 8 वाले रबी फसल वाले एरिया में स्टार्ट किया गया था, उसी सीजन में। दिया है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। बताइए। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो YV रेड्डी थे, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछे कौन थे तो NK सिंह है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। वित्त आयोग की चर्चा कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 280 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा आपकी की गई है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल है, स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ की गई थी। बताइए। स्वावलंबन योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी, तो स्वावलंबन योजना आपकी 2010 में प्रारंभ की गई थी। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई है, 2010 में शुरू की गई। ठीक है, आगे बढ़िए। दिया है 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ग्रामीण आवास भी इसका अंग है। भारत निर्माण कब शुरू किया गया, एक सवाल ये पूछ सकता है। तो 2005-6 में आपका भारत निर्माण शुरू किया गया था, जिसमें ग्रामीण आवास उसका अंग है, पेयजल है, ग्रामीण सड़क है, लेकिन तो ग्रामीण स्वच्छता उसका अंग नहीं है। ठीक है, भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। इसमें ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण सड़क आपका शामिल है। ठीक है, इसमें कुल 6 घटक शामिल है। भारत निर्माण में कुल 6 घटक आपके शामिल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रामीण आवास हो गया, पेयजल हो गया आपका, ठीक है, ग्रामीण सड़कें हो गई, इसके अलावा क्या हो गया, सिंचाई हो गया, इसके अलावा इसमें सिंचाई है, विद्युतीकरण है और क्या है, संचार है। तो ये 6 आपके घटक थे इसमें, ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़क, सिंचाई, विद्युतीकरण और संचार। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, सिंचाई हो गया आपका 4, विद्युतीकरण हो गया 5 और संचार हो गया 6। तो इससे कुल कितने घटक हैं, 6 घटक हैं भारत निर्माण में। इसको याद रखिएगा, ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़क, सिंचाई, विद्युतीकरण और संचार। इसके इतर कोई चीज देगा तो वो इस भारत निर्माण के अंग के रूप में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि क्या है, बताइए। तो 2015 से लेकर 2022 तक इसकी समय अवधि थी। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया है, तो ये आपका 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपका 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। 25 जून 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़िए, दिया भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादित करता है, तो वो है आपका कर्नाटका, जो कि 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादित करता है। और दूसरे पे आपका क्या हो जाएगा, केरल आपका किस पे हो जाएगा, सेकंड पे, और तमिलनाडु आपका कितने पे हो जाएगा, थर्ड पे। ठीक है, तो ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, और कर्नाटक आपका किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, जो कि 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादित करता है। आगे देखिए, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो बताइए। सीमांत कृषक को तो समावेशी विकास में सीमांत कृषक को शामिल किया जाता है, भूमिहीन कृषक को भी, अनुसूचित जाति जनजाति को भी, लेकिन जो अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है, मुद्रा बैंकिंग संबंधित दिया है सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, बताइए। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं है, 76 नंबर सवाल आपसे यही
प्रश्न पूछा जा रहा है। दिया है गरीब आदमी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, बिल्कुल सही है। कमजोर वर्गों की संभावित समृद्धियों के द्वार खोलना, यह भी सही है। दिया बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ये आपका गलत है और ये भी सही है। तो सवाल ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये इसका उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा स्फीति आपूर्ति में बढ़ोतरी या मुद्रा आपूर्ति में कमी। 77 नंबर सवाल आपके सामने है। तो मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। आगे देखिए, दिया सवाल 78, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने किया था, तो उपबंध जो आयकर की छूट है उसको समाप्त करने की सिफारिश आपकी केलकर समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, केलकर समिति के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, भौतिक विज्ञान संबंधी सवाल आ गया, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो जो विकिरण तापमापी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। आगे देखिए, दिया डायनेमो क्या है, एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो आप सबको पता कि डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जनरेटर आप लोग देखे हैं, जनरेटर का ही रूप है ये क्या है, जनरेटर का ही रूप है। जो गांव में आप लोग फड़फड़ा के जनरेटर चालू करते हैं उसी जनरेटर का रूप क्या है, डायनेमो। तो उस जनरेटर के द्वारा भी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, तो जनरेटर किसका उदाहरण है, डायनेमो का उदाहरण है। इसको आप लोग माइंड में याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला सवाल, वायु की गति निम्नलिखित में से किससे मापते हैं। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब किसमें मापते हैं, बैरोमीटर में। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है। इनिमोमीटर से क्या नापते हैं, वायु की गति। तो वायु की गति इनिमोमीटर से नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, आर्द्रता नापते हैं हाइड्रोमीटर से, जल की आर्द्रता मापते हैं। ठीक, आगे देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, तो आप सबको पता है कि प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, ये सोलर सेल होते हैं। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होते हैं, ये आपके सोलर सेल होते हैं, सौर ऊर्जा वाले। ठीक है, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो आप सबको पता है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये गतिज ऊर्जा जो आपका है ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है, बताइए। मानो कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़िए, दिया सवाल, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसके लिए, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये मत मार दीजिएगा बाकी चीज। ठीक है, आगे देखिए, रसायन विज्ञान, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है, तो ईंधन गैस के रूप में आपका मीथेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मीथेन को ही क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो मीथेन को आपका मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें आपका भारी जल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, D2O। ठीक है, D2O का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे बढ़िए, दिया है निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, बताइए। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, ओजोन, क्लोरोडाइक्लाइन, क्लोरोमाइन या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का प्रयोग आपका किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण होता है, बताइए। जो मिर्च आप लोग खाते हैं तो बड़ा तीखा लगता है ना, ये जीभ तीखा, कान से धुआं निकलने लगता है अगर मिर्चा बहुत तीखा है। तो किसके कारण मिर्चा तीखा होता है, मिर्चा आपका कैप्साइसिन के कारण तीखा होता है। किसके कारण, कैप्साइसिन के कारण ही मीठा आपका, सॉरी, मिर्चा आपका बहुत तीखा लगता है। और अगर कम तीखा तो उसमें कैप्साइसिन की कमी है, और अगर ज्यादा तीखा है तो कैप्साइसिन की अधिकता है। आइए आगे, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो जो
एथेनॉल होता है उसका व्यावसायिक उत्पादन के लिए कौन सा खनिज होता है, तो सैक्रोफाइसिस सेरेविसी नाम के खमीर का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल बनाने के लिए आप सबको पता है जितने भी ऐसे फल जैसे अंगूर है आपका, ठीक है, अंगूर है, लीची है, सेब है, ये सब आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अंगूर है, सेब है, लीची है, इस सब का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। इसके अलावा चावल है, गन्ने का रस है, चावल है, ठीक है, गन्ने का रस है, तो इससे आपका बनाया जाता है। आगे बढ़िए, दिया कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय और कॉफी दोनों में। तो कैफीन जो होता है ना, ये चाय में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, कॉफी में। तो चाय और कॉफी में दोनों में ये आपका उपलब्ध होता है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाता है, तो जो पौधे हैं ना भैया, वो जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो आपका नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो रक्त कैंसर के उपचार के लिए आप जानते हैं फास्फोरस 32 का भी प्रयोग करते हैं और कोबाल्ट 60 का, यानी सी और डी दोनों सही होगा। बाद में आयोग ने दोनों उत्तर सही माना है, तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का प्रयोग आपका रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, तो आप जान लीजिए कि रक्त कैंसर के उपचार में दोनों का प्रयोग आपका किया जाता है, ठीक है। रक्त कैंसर में दोनों का यूज आपका किया जाता है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, चावल में, दूध में, सोयाबीन में, अंडा में। तो भैया इसमें चावल को छोड़ के बाकी सभी में अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो अंडा हो और चाहे वो पनीर हो। तो इस सब में आपके अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से ये सवाल आपका गलत है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो होता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुलने का काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़िए, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 3-4 कथन दिए हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता, तो बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक होता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, WBC जो होते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ना कि हीमोग्लोबिन या RBC से कह सकते हैं हम लोग। तो ये प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, WBC करता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा 3 वाला। इसके अलावा दिया है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण। तो 1, 2 और 4 इसके सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे जो दिया था कि यह कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो हीमोग्लोबिन ना करके WBC प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इस बात को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो कुनैन है, तो कभी कभी मिलाने कहा जाता है कि मलेरिया रोग के लिए क्या यूज किया जाना चाहिए, तो कुनैन का प्रयोग कर सकते। पूछ रहा है इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है, सिनेमन की छाल से या सिनकोना। तो आप सबको पता है कि सिनकोना की छाल से कुनैन निकाला जाता है, जो कि मलेरिया रोग में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है ठीक होने में, ठीक। आगे देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन आपका उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। आगे देखिए, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, 99 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल या गेहूं अंकुर का तेल। तो जो गेहूं व्हीट ग्रेन ऑयल होता है वो आपका विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वो गेहूं अंकुर का तेल होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा, बताइए। सदृश मतलब मानव के समान, इनमें से ऐसा कौन सा कपि है जो कि सबसे छोटा है। 100 नंबर सवाल आपसे यही पूछ रहा है। तो इसमें गिवन दिया है ऑप्शन में, चिंपैंजी दिया है, गोरिल्ला दिया है और ऑर्गेनगुटान दिया है। तो याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट मैन लाइक एपी इज कॉल्ड गिवन। ओके, तो स्मॉलेस्ट मैन लाइक एपी इज कॉल्ड गिवन, यानी मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है, तो जो गिवन है वो मानव सदृश आपका लघुत्तम कपि है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है। सवाल नंबर 101 है, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए। तो मस्तिष्क का प्रयोग हम लोग सोचने के लिए भी करते हैं, ये आपके हृदय गति को भी नियंत्रित करता है, और मस्तिष्क जो है यही आपके शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो दिया मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो उपयुक्त तीनों के लिए ही मस्तिष्क जिम्मेदार आपका होता है, सोचने के लिए भी होता है, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए भी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है, बताइए। दिया है थायमीन से, एस्कॉर्बिक, विटामिन ए से दिया है आपका बड़ांधता, जबकि आप सबको पता है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, ना कि बड़ांधता। बल्कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, रेटिनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का क्या है, कैंसर है। ठीक है, सवाल पूछा था कि ल्यूकीमिया एक प्रकार का आपका कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, बताइए। अस्थि कोशिकाओं की संख्या से, प्लेटलेट्स की संख्या से, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या से, या श्वेत रोग संख्याओं की संख्या से। तो अगर आपके में WBC की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो यही कारण होता है ल्यूकीमिया का। ठीक है, 103 नंबर सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए आगे, अगला सवाल है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। मतलब कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि खाते ही चले जाते हैं, उनका पेट ही नहीं भरता है। ठीक है, तो ये भैया भूख की निशानी नहीं, एक बीमारी की निशानी। अगर आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आपको खाना कब बंद करना है, तो ये एक बीमारी है। और उसी बीमारी का नाम पूछ रहा है कि ऐसा मनुष्य जिसको ये नहीं पता चलता कि कब खाना बंद कर देना चाहिए, मतलब वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, उसको भूख लगी रहती है, तो उस बीमारी का नाम है बुलिमिया। ठीक है, जिसको ये ना पता हो कि कब खाना बंद कर देना है। आगे देखिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो जो ओ है उसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जो आपका ए बी समूह होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही, और इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता। ठीक है, चीजें क्लियर। आगे बढ़िए, अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पे है। तो आप सबको पता है कि भारतीय पशु यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट बरेली। ठीक है, ये आपका कहां पे स्थित है, बरेली में स्थित है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल दिया है, सूची 1 को सूची 2 से आपके मिलाना है। बताइए, ओलेरी कल्चर क्या है, सब्जी खेती है। डी का क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो विटिकल्चर में अंगूर की खेती होती है, ओलेरी कल्चर में सब्जी की खेती जो करते हैं, वेजी कल्चर जो होता है वो वृक्षों की कृषि जो कहलाती है वो बेजी कल्चर कहलाती है, और पिसी कल्चर आपका क्या है, फिश फार्मिंग यानी मछली पालन जो होता है इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थापित है। तो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, करनाल में। करनाल कहां पे है, हरियाणा में भैया। ठीक है, तो हरियाणा के करनाल में आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे बढ़िए, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन है। 109 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा है कि हाल ही में खोजा गया, मतलब ये उस समय के करंट का सवाल है। तो ये सबसे महंगी धातु क्या है, एड्रोडेड्रल फ्लोरीन है। ठीक है, आगे बढ़िए, दिया सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले पोर्शन पे आ गए हैं। सवाल पूछ रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे पाई जाती है। बताइए, सबसे ज्यादा जैव विविधता आपकी कहां पे पाई जाती है, टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं वहीं पे सर्वाधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है। ठीक, क्लियर है बातें। आगे बढ़ते हैं, देखिए, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार इस पे सवाल पूछा गया है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब
प्रस्तावित हुई थी, तो 2008 में ये आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 2008 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 8 लक्ष्य आपके निर्धारित किए गए थे। तो इसमें कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें से एक लक्ष्य आपका क्या था? ग्रीन इंडिया का भी रखा गया था। ठीक है, इसी के अंतर्गत इन 8 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य आपका किसका था? ग्रीन इंडिया का था, जिसके अंतर्गत आपका जो वन का क्षेत्रफल है उसको बढ़ा के कितना करना है? 33% करने का लक्ष्य आपका रखा गया था। ठीक है, तो 8 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य आपका ग्रीन इंडिया का था, जिसमें हमको वन वाला जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा के कितना करना है? 33 यानी 33% आपको करना है। ठीक, चलिए आगे। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन O2 भैया ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सवाल ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए। दिया है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? बताइए, अगर आप अपने खेती में उर्वरकों का अधिक प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, उपयुक्त सभी। तो इससे आपका मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए, वन आपका ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक, लेकिन जो धान के खेत हैं ये क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो धान के खेत आपके कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों। तो जो आपका फूड चेन होता है ना, उसमें खाद्य श्रृंखला में जो मानव है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। प्राथमिक का मतलब जो मानव शाकाहारी होते हैं, ठीक है, वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, और जो मानव मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो इस प्रकार से मानव जो हो गया वो प्राथमिक मांस मतलब उत्पादक भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। जो लोग शाकाहारी खाना पसंद करते हैं उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और जो लोग मांसाहारी खाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? बताइए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विशेष प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवास का विनाश। तो जैव विविधता का जो सबसे ज्यादा ह्रास हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग वनों की कटाई करते हुए जा रहे हैं। इसके वजह से जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनके लिए प्राकृतिक आवास का विनाश हो जा रहा है। तो जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण क्या है? कि प्राकृतिक आवास का क्या हो जा रहा है? विनाश हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा अधिनियम है जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? दिया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 या पश्चिम बंगाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो आपका जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972, ये वन्यजीवों को आपके क्या देता है? संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के विशेष गान से संबंधित सवाल पूछा गया है, तो इसी पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो आगामी उत्तर प्रदेश का प्री एग्जाम प्रस्तावित है 14 मई को, उसके लिए हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासेज ले रहे हैं। ठीक है, सुबह डेली 9 बजे आपका वो क्लास लाइव चलता है, तो वहां पे आप आइए, यूपी स्पेशल से संबंधित सारे सवाल वहां पे आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम इस सवाल को हल करेंगे। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी थी? बताइए, तो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी पूछ रहा है कितनी थी 2014-15 में। तो उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी थी वो क्या थी? 4 से 5% थी। ठीक है, और वर्तमान में कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है वो वर्तमान में कितनी है? तो अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो वर्तमान में आपका हो जाएगा 7.35% है। ठीक है, तो वर्तमान में हिस्सेदारी इतना है, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो उस समय 4 से 5% ही था। आगे, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? तो इनमें से उत्तर आयोग ने खतौली माना था, जो कि बाद में गलत हो गया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, यह सवाल गलत था। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां पे है? तो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? मेरठ है, कानपुर है, नोएडा या वाराणसी है। तो ये केंद्र आपका नोएडा होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? नोएडा होने वाला है।
नोएडा कहाँ पे है? तो नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में ये आपका स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये उस समय के समसामयिक का जो सवाल है उसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समसामयिकी के क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि वर्तमान में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब की बार जो आपके करंट अफेयर आएंगे वो पिछले 1 साल के आएंगे, तो ये 2016 का करंट अफेयर पढ़ने कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग स्किप करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे हम लोग कुछ विविध के सवाल पूछे गए हैं, सीधे उसको देखेंगे कि विविध के कौन से सवाल आपके पूछे गए हैं। करंट के सवाल को हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। देखिए विविध के सवाल अब आ गए हैं, करंट के जो सवाल थे उनको हमने छोड़ दिया क्योंकि करंट के सवालों का कोई मतलब वर्तमान में नहीं है, ठीक है। वर्तमान में हम लोग को पिछले 1 साल का करंट पढ़ना, 2016 के करंट आज के लिए प्रासंगिक है नहीं। आगे देखिए, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहां पे अवस्थित है? बताइए। आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज लोकेटेड, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पे अवस्थित है? माउंट आबू में, नासिक में, हैदराबाद में या फिर पुणे में। तो जो आपकी आंतरिक सुरक्षा एकेडमी है वो आपकी कहां पे स्थापित की गई है? माउंट आबू में स्थापित की गई है, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसको कब बनाया गया था? तो इस एकेडमी की जो स्थापना किया गया वो 1975 में किया गया, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी की स्थापना कब किया गया? 1975 में किसका किया गया? किसके द्वारा? सीआरपीएफ, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के द्वारा इसको किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के द्वारा इसकी स्थापना 1975 में माउंट आबू में किया गया था, ठीक है। कहां पे किया गया था? माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पे है? तो माउंट आबू आपका राजस्थान में है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे सवाल पूछे आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहां पे है, तो आंतरिक सुरक्षा एकेडमी आपका कहां पे है? वो आपका हो जाएगा राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के द्वारा क्या किया गया था? किया गया था, ठीक। चलिए आगे, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस आपका प्रस्तावित था। कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखी? बताइए। कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखा है? ये आपकी किसकी रचना है? तो ये आपकी मोहिंदर पुरी की रचना है, कारगिल द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। 144 नंबर सवाल। ये किताब कब लिखा था? तो इसको उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के ही लिखा और उसका नेतृत्व भी यही कर रहे थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये यूपी स्पेशल का सवाल है, वहां पे शामिल नहीं किए हम लोग गलती से। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में या फिर यूपी में? तो नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे होती है? आपके यूपी में होती है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगह पूछा गया। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 2008 में इसको आपका स्टार्ट किया गया था, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेट योजना किसके अंतर्गत प्रदान की गई? साक्षर भारत या सर्व शिक्षा अभियान? तो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 147 का क्या हो जाएगा? सॉरी, इसके अंतर्गत नहीं किया गया था, पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपका ये योजना प्रारंभ किया गया था। 147 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और अगर पूछे आपसे सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में शुरू किया गया था। किनके लिए? ऐसे बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए आपका 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया था। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग कंठस्थ किए रहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? बताइए। वही सवाल आ गया, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में। और अभी मैंने पिछले सवाल के व्याख्या में बता दिया था आपसे कि सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए कौन पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया। कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आगे बढ़िए, दिया कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालाक्रमण में व्यवस्थित करें।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, हरित क्रांति आई थी 1966 में, और गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो 149 नंबर मैंने सब लिख दिया। गरीबी हटाओ 1971, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था 1966 में। तो 1, 2 और 3 आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो गया? हरित क्रांति यानी 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 1। यही आप क्रम आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए 2016 के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है ई बीज किससे संबंधित? बताइए ई बीज आपका किससे संबंधित है? दिया है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार से, या विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार से, या सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। तो बताइए ये आपका किससे संबंधित है? 150 नंबर जो सवाल है ये सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से आपका संबंधित है। सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत आपका ई बीज आपका शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक। देखिए इसमें ई का तात्पर्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ई का तात्पर्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। और बीज का तात्पर्य क्या है? बिजनेस। ठीक है, बीज का तात्पर्य आपका बिजनेस। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंतर्गत सरकारी सेवाओं की पहुंच हुई तो एक एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से संबंधित है, जिसमें आपको 14 प्रकार की स्वीकृतियां एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रदान की जाएंगी। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की स्वीकृतियां, ताकि क्या हो? उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए इन सब चीजों को स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार से हमने 2016 का जो पेपर है वो पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगला पेपर हम लोग जो देखेंगे वो 2015 का देखेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हैं इस समय, वाईसीटी बुक ऑफिशियल, उस पर डेली सुबह 9 बजे आपको यूपी स्पेशल के पिछले 20 सालों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जितने सवाल हैं यूपी स्पेशल से, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो श्रृंखला बड़ी महत्वपूर्ण है, वो सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप सब अगर उस सेशन को भी अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे ऐप का नाम है वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। वो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। यूपी स्पेशल की सारी कक्षाएं वहां पे अपलोडेड हैं, वो मिल जाएंगी। वहां पे 1000 से ज्यादा ई बुक अपलोडेड है, डेली क्विज अपलोडेड है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन करिए, ताकि जो डेली क्लासेज आपको चलते हैं उसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।